नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने बरबाद टीचर्स मंत्रा में। मैं दर्शन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लेकर आए हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास का। ये हमारा कौन सा वीडियो रहेगा? ये सेकंड वीडियो रहेगा हमारा, ठीक है भाई। आपको जैसा कि आपको पता है कि हम उत्तर प्रदेश भर्ती पुलिस संबंधित जो री एग्जाम होने वाला है उससे संबंधित, और हमारे रेलवे के जितने भी एग्जाम हैं हमारे एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी और एएलपी, इन सभी एग्जाम से रिलेटेड ये क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, ठीक है भाई। इससे पहले हमने बात की थी इस्लाम धर्म के उदय के बारे में, इस्लाम धर्म के उदय के बारे में बात की थी। और भारत में जो सबसे पहला जो मुस्लिम आक्रमण हुआ, भारत में जो सबसे पहला जो मुस्लिम आक्रमण हुआ उसके बारे में सबसे पहले हमने बात कर ली थी कल। और आज हम हमारा ये इसके नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, जिसके बारे में आज हम किसके बारे में बात करेंगे? महमूद गजनवी। कौन? महमूद गजनवी एक लुटेरा। महमूद गजनवी एक कौन है? एक भारत में एक लुटेरा आया था, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो एक लुटेरा जिसने भारत के विभिन्न क्षेत्रों को क्या किया, उसने लूटा, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो एक लुटेरे के बारे में बात कर रहे हैं, तो जरा चलिए देखते हैं। फिर हम शुरुआत करते हैं किसके बारे में? महमूद गजनवी के बारे में बात करते हैं। क्योंकि सबसे पहले हमने ये जाना कि भारत पर सबसे पहला अरबी मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा हुआ भाई? तो वो किसके द्वारा हुआ? वो हुआ मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। किसके द्वारा हुआ? वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा हुआ था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि भारत पर सबसे पहला तुर्की मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा हुआ था? तो वो किसके द्वारा हुआ था? फिर वो हुआ था सुबक्तगीन के द्वारा, ठीक है भाई। और ये सुबक्तगीन कौन होते हैं? ये होते हैं महमूद गजनवी के पिताजी होते हैं। कौन होते हैं? महमूद गजनवी के पिताजी होते हैं। चलिए तो इसकी कहानी के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि 963 ईस्वी में, कब भाई? 963 ईस्वी में गजनी में किसकी भाई? गजनी वंश की स्थापना होती है। किस वंश की स्थापना होती है? गजनी वंश की स्थापना होती है। कौन करता है इसको? अलप्तगीन करता है। कौन करता है? अलप्तगीन। 963 ईस्वी में एक अलप्तगीन नाम का एक व्यक्ति होता है जो क्या करता है? एक गजनी वंश की स्थापना करता है। और यह इस वंश का जो मेन जो नाम है, वैसे अगर हम देखें ये किस वंश से है? ये है यामिनी वंश है। कौन सा वंश है ये? यामिनीय वंश। कौन सा भाई? यामिनीय वंश। तो किससे संबंध रखता है? ये यामिनी वंश से संबंध रखता है। वास्तव में इसका कौन सा वंश है? यामिनी वंश। कौन सा वंश भाई? यामिनी वंश। तो जो अलप्तगीन है वो किस वंश से संबंध रख रहा है? वो यामिनी वंश से संबंध रखता है। कौन से वंश से रखता है? यामिनी वंश से रखता है। लेकिन ये यहां पर किस वंश से नींव डालता है? ये डालता किस नाम से? ये डालता है गजनी वंश के नाम से। गजनी में एक नए वंश की नींव पड़ती है जिसका नाम है यामिनी वंश। और इसकी स्थापना कौन करता है? कौन करता है इसकी स्थापना? अलप्तगीन करता है। कौन करता है? अलप्तगीन करता है, ठीक है भाई। चलिए अब इसका एक गुलाम होता है। इसका एक गुलाम और एक दामाद है इसका। चलिए देखेंगे इधर। तो इसका दामाद और गुलाम, दामाद व गुलाम। पहले ये गुलाम होता है इसका, फिर बाद में दामाद भी बन जाता है। जैसा कि आपको पता ही है कि मध्यकालीन भारत में बहुत सारे ऐसे शासक रहे हैं जो पहले क्या रहे? अपने ही शासक के गुलाम रहे, और फिर उसके बाद क्या बन गए? दामाद बन गए, ठीक है भाई। और फिर उसके बाद क्या बन जाएंगे? फिर वो बन गए शासक। चलिए तो जो सुबक्तगीन है, सबसे पहला नाम हमारा आता है कौन? अलप्तगीन। कौन आता है? अलप्तगीन। अल्पतगीन भी कर सकते हैं इसको हम, अल्पतगीन। सबसे पहला नाम क्या है? अल्पतगीन। तो अल्पतगीन 963 में एक वंश की स्थापना करता है। किसकी स्थापना करता है? यामिनी वंश। कौन सा भैया? यामिनी वंश, ठीक। अल्पतगीन यहां पर एक या फिर गजनी वंश की स्थापना कर देता है। इसके बाद इसका एक कौन है? गुलाम है। कौन? गुलाम या फिर दामाद, जिसका नाम है सुबक्तगीन। जिसका नाम है सुबक्तगीन। इसका नाम है सुबक्तगीन। अब ये जो सुबक्तगीन है ये कौन है? ये है दामाद और ये गुलाम। किसका? अल्पतगीन का। किसका है ये? अल्पतगीन का। ये क्या होता है? ये होता है गुलाम, ठीक। अब देखिए, अब जैसे ही इसकी मृत्यु होती है अल्पतगीन की, इसके बाद गद्दी पर बैठता है कौन? सुबक्तगीन गद्दी पर बैठ जाता है। और ये कब बैठता है? 977 ईस्वी में, 1977 में। 977 से लेकर 998 तक रहता है, करीब ये 97-98 तक, ठीक है भाई। चलिए
तो अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका दामाद या फिर उसका गुलाम उसकी गद्दी पर बैठा, किसकी, गजनी की गद्दी पर बैठा, जिसका नाम है सुबक्तगीन, और इसका शासनकाल 977 से लेकर 998 तक रहता है। ठीक भाई, चलिए अब ये भारत पर पहला आक्रमण करेगा। तो भारत पर पहला तुर्की आक्रमण जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया, वो सुबक्तगीन के द्वारा किया गया है। चलिए तो देखो इसका जो शासन काल है कब से कब तक रहता है, 977 से लेकर 998 ईस्वी तक रहता है। इसके बारे में हम इसके आगे बात करेंगे। इसने पहला आक्रमण ये उल्टा लग गया थोड़ा, 986-87 में, 986-87 में किया था इसने। कब किया था ये, 986-87 एडी में इसने पहला आक्रमण किया। और जो सुबक्तगीन के द्वारा जो पहला आक्रमण जो किया गया 986 ईस्वी में, वो हिंदू शाही शासक जयपाल, किसके विरुद्ध किया गया भैया, जयपाल के विरुद्ध किया गया। इसने जो आक्रमण किया, फर्स्ट तुर्की आक्रमण, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि फर्स्ट तुर्की आक्रमण किसके द्वारा और किसके विरुद्ध किया गया था। तो फर्स्ट तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया, सुबक्तगीन के द्वारा किया गया। कब किया गया, 986 और 87 ईस्वी में किया गया, 986 एडी में किया गया। किसके विरुद्ध किया गया, जयपाल के विरुद्ध किया गया। किसके विरुद्ध किया गया भैया, जयपाल के विरुद्ध किया गया। तो राजा जयपाल एक हिंदू शाही एक शासक होते हैं राजा जयपाल, और एक तुर्की मुसलमान कौन है, सुबक्तगीन। इन दोनों के बीच में क्या होता है, युद्ध होता है। और इस युद्ध में क्या होती है, किसकी विजय होती है, सुबक्तगीन की इसमें क्या हो जाती है, इसमें विजय हो जाती है। हालांकि देखें तो इसमें एक बाद में एक संधि होती है वैसे तो, लेकिन माना किसकी जाती है कि सुबक्तगीन की इसमें क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। और सुबक्तगीन जैसे ही शासक बनता है तो उसने, आप ये समझ लिए कि उसका पूरा जो जीवन भरा रहा है वो किससे भरा रहा है, वो युद्धों से ही भरा रहा है। उसने विभिन्न जो आसपास के जितने भी क्या थे क्षेत्र थे, जैसे कि कश्मीर, अफगानिस्तान और आसपास के जितने भी क्या थे जो क्षेत्र थे, उन सब में अपना साम्राज्य पूरा उसने क्या कर दिया था, उसने विस्तार कर दिया था। उसने क्या कर दिया, पूरा साम्राज्य अपना विस्तार कर दिया था। ठीक, चलिए अब इसके बाद और कुछ इसने किया क्या, नहीं। इसके बाद जैसे इसकी मृत्यु होती है तो इसका बेटा जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, इसका बेटा जिसका नाम है महमूद गजनबी दिल्ली की किसकी गद्दी पर, गजनी की गद्दी पर बैठता है। और इसका शासनकाल 998 से लेकर 1030 तक रहता है। तो पहला जो शासक आया वो कौन था, अल्पतगीन, जिसने एक वंश की नींव रख दी, गजनी वंश की, गजनी में, या फिर यामिनी वंश की नींव रख दी। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें, उसका शासनकाल 963 से 900 कब तक रहता है, 963 से 977 तक रहता है। तो पहला जो शासक है वो 977 तक रहा। ठीक, दूसरा जो शासक है सुबक्तगीन, वो 977 से लेकर और 998 तक रहा। तीसरा जो अब ये शासक है जिसके बारे में हमें आज पढ़ना है, चर्चा करनी है, जिसके बारे में महमूद गजनबी, ये 998 से लेकर 1030 तक रहेगा, 1030 तक। ठीक है भाई, चलिए। तो सबसे पहला जो शासक आया उसकी मृत्यु हुई, उसके बाद कौन शासक बना, उसके बाद सुबक्तगीन शासक बना। और सुबक्तगीन ने भारत पर पहला तुर्की मुस्लिम आक्रमण किया 986 ईस्वी में, जो कि हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध किया गया था। ठीक भाई, चलिए नेक्स्ट। तो अब देखेंगे किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अब हम महमूद गजनबी के बारे में पढ़ेंगे। जो महमूद गजनबी है, इसका शासनकाल 998 से लेकर 1030 कब तक रहता है, 1030 ईस्वी तक रहता है। तो जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा इसके बारे में एक शब्द क्या, महमूद गजनबी एक लुटेरा। महमूद गजनबी एक किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, एक लुटेरे के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक लुटेरा, अब लुटेरा क्या करेगा भाई, आक्रमण करेगा या फिर नहीं करेगा। तो भारत में इसने 998 से लेकर 1027 ईस्वी तक, 998 से लेकर 1027 ईस्वी तक पहले से अंतिम जो अभियान किया, इसने कितनी बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया इसने। कितनी बार आक्रमण किया इसने, 17 बार आक्रमण करता है। तो महमूद, ये बार बार ये प्रश्न आता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो कितनी बार किया था भाई, 17 बार किया था। कितनी बार किया था दोस्तों, 17 बार महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। उद्देश्य केवल, और
इस 17 बार आक्रमण का उद्देश्य केवल और केवल एकमात्र मोस्टली वो क्या था, केवल लूटपाट करना। क्या था? लूटपाट करना, लूटपाट, केवल धन लूटना था, केवल धन लूटना था केवल। ठीक है भाई, किसकी लूटपाट? धन की लूटपाट करना था इसका केवल एकमात्र उद्देश्य। 17 बार आक्रमण किया इस व्यक्ति ने और 17 बार भी इसकी एक मंशा रही केवल किसकी? धन की, धन लूट लेना और चले जाना यहां से। ठीक, चलिए नेक्स्ट अब देखते। तो ये जो 17 बार जो किए उसने आक्रमण, उसमें उसने सबसे पहला आक्रमण, उसने पहला आक्रमण जो किया 1001 ईस्वी में उसने किया किसके विरुद्ध? फिर से हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध किया, हिंदू शाही शासक जयपाल के विरुद्ध कर दिया इसने भी। जो इसके पिताजी और उन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था, अब ये किसके बीच में हो रहा है? अब उसके बेटे महमूद गजनबी और राजा जयपाल के विरुद्ध युद्ध ये हो रहा है। ठीक, इस युद्ध में किसकी हार हो जाती है? राजा जयपाल की। राजा जयपाल इसमें क्या हो जाते हैं? इसमें पराजित हो जाते हैं। इस बात से उनको बहुत क्या पहुंचता है? बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि जिसके पिताजी हमको नहीं हरा पाए उसके बेटे ने हमको हरा दिया। तो इस बात से उनको बहुत दुख होता है और वो इस शर्मिंदगी को वो सहन नहीं कर पाते और जिसकी वजह से वो नदी में कूदकर वो क्या कर लेते हैं? जान दे देते हैं अपनी। कहीं कहीं लिखा है कि उन्होंने अपनी आग लगाकर अपनी मतलब आत्महत्या कर ली थी। ठीक भाई, तो ये क्या कर लेते हैं? ये कर लेते हैं आत्महत्या कर लेते हैं। मतलब कौन? राजा जयपाल थी। इसीलिए राजा जयपाल को क्या कहा गया है? मध्यकालीन भारत में इनको कहा गया है ईश्वर का शत्रु कहा गया है। इनको क्या बोला गया है? भगवान जो है, ईश्वर जो है, उसको ये क्या है? ये हैं इसके शत्रु हैं। ये इसके क्या हैं? शत्रु, क्योंकि भाई अकाल मृत्यु मरे हैं ये, इसलिए इनको क्या बोला गया? ईश्वर का शत्रु कहा गया इनको। ठीक है भाई, ईश्वर को क्या बोला गया? इनको दुश्मन बोला गया कि ये क्या है? ये हैं भगवान के दुश्मन हैं। ये भगवान के, ये कौन है? ये भगवान के दुश्मन हैं। भगवान ने इनको उम्र दी थी शायद कि भैया जियो जाओ, लेकिन इन्होंने भगवान की जो प्रकृति है उसके खिलाफ जाकर उन्होंने क्या कर ली? आत्महत्या कर ली। इसलिए इनको क्या बोला गया? किसका? ईश्वर का इनको शत्रु कहा गया है। ठीक, चलिए दूसरा, इसके बाद क्या होता है भैया कि सबसे पहले जयपाल को तो हरा दिया, लेकिन अगर हम बात करें जो राजा जयपाल हैं, राजा जयपाल जो है, इनकी जो राजधानी है, इनके शासन की जो राजधानी है, इनके शासन की जो राजधानी है वो क्या थी? ये पूछ लिया जाता है कि हिंदू शाही शासक जो जयपाल थे उनके शासन की राजधानी क्या थी? तो वो थी बेटा वहिंद। क्या थी? वहिंद। क्या थी वो? वहिंद या फिर उदय भांडपुर। वहिंद या उदय भांडपुर। वहिंद या फिर उदय भांडपुर। तो वहिंद और उदय भांडपुर ये किसकी राजधानी है? ये है राजा जयपाल की राजधानी होती है। ठीक, इसीलिए आप जैसे कि ये देखेंगे कि जो पहला आक्रमण जो हुआ है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? वहिंद का प्रथम युद्ध कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? वहिंद का प्रथम युद्ध। तो सबसे पहला है हमारा वहिंद का फर्स्ट युद्ध। वहिंद का फर्स्ट युद्ध किसके बीच हो रहा है? वहिंद का फर्स्ट युद्ध। तो ये जो वहिंद का फर्स्ट युद्ध है, वहिंद का फर्स्ट युद्ध किसके बीच होता है? अभी पढ़ा हमने, महमूद किसके बीच हो रहा है? महमूद गजनबी और किसके बीच? जयपाल के बीच। किसके बीच? जयपाल के बीच। किसके बीच हो रहा है भैया? जयपाल के बीच। तो दो व्यक्ति हैं इसमें वहिंद के प्रथम युद्ध में, एक जयपाल और महमूद गजनबी। एक जयपाल और एक महमूद गजनबी। और इसमें किसकी हार होती है? जयपाल की हार हो जाती है। इसमें जयपाल हार हो जाती है और वो क्या कर लेते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। और ये कब होता है? ये होता है हमारा कब? 1001 ईस्वी में, 1001 में। इसके बाद वहिंद का दूसरा युद्ध होता है। वहिंद का दूसरा युद्ध, वहिंद का सेकंड युद्ध होता है। वहिंद का सेकंड युद्ध होगा भैया। कौन सा युद्ध होगा? वहिंद का
सेकंड युद्ध होता है, वह हिंद का सेकंड युद्ध होगा। और ये कब हो रहा है? ये होता है 1008 ईस्वी में, 1008 ईस्वी में होता है, 1008 ईस्वी में होता है। और ये किसके बीच ये हो रहा है? महमूद गजनवी तो है ही है, अब इसका बेटा आ जाता है, किसका? राजा जयपाल का। महमूद प्लस किसके बीच में हो रहा है? ये होता है आनंदपाल, ये है राजा जयपाल का बेटा आनंदपाल। और ये भी क्या होता है? ये भी महमूद गजनबी से हार जाता है, ये भी महमूद गजनबी से हार जाता है। ठीक, तो बहिंद का पहला युद्ध हुआ 1001 ईस्वी में, जो हिंदू शाही शासक राजा जयपाल के विरुद्ध हुआ, और इसमें राजा जयपाल की मृत्यु हो जाती है। इस कारण राजा जयपाल अपनी क्या कर लेते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं। इसके बाद इनकी मौत का बदला लेने के लिए इनका बेटा आता है। 1008 ईस्वी में वहिंद का द्वितीय युद्ध होता है, और इसमें भी किसकी विजय होती है? महमूद गजनवी की विजय होती है, और यहाँ पर आनंदपाल मारा जाता है। अब देखिए, अब जब महमूद गजनवी युद्ध कर रहा है और वो जीत रहा है, तो उसकी और ज्यादा अपेक्षा बढ़ जाएगी और साहस बढ़ जाएगा उसका, भाई कि मैंने हिंदू शाही शासक को हरा दिया। तो इस वजह से वो क्या करता है? फिर भारत पर और नेक्स्ट आक्रमण अपना करना शुरू कर देता है। ठीक, इसी कारण उसने कितने आक्रमण किए? अभी हमने पढ़ा 17 बार आक्रमण किए उसने। कितनी बार? 17 बार। पहला आक्रमण 1001 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट, जिसमें जो ये 17 बार इसने जितने भी आक्रमण किए, कुल आक्रमण कितने? 17। इन सब में सबसे प्रमुख जो आक्रमण रहा वो रहा सोमनाथ के मंदिर पर। 1025-26 में उसने ये आक्रमण किया था। कब किया था उसने? 1025-26 में ये आक्रमण किया था। अगर बात करें सोमनाथ का मंदिर, तो सोमनाथ का जो मंदिर वो गुजरात के काठियावाड़ा क्षेत्र में पड़ता है, गुजरात के काठियावाड़ा क्षेत्र में पड़ता है। और इस समय यहाँ का जो शासक था वो था भीम प्रथम। वो कौन था? भीम प्रथम या फिर मूलराज प्रथम। तो भीम जो प्रथम है उसने इस मंदिर को बचाने का भी खैर कार्य किया, लेकिन यहां पर वो क्या हो जाता है? वो हार जाता है। यहां पर क्या हो जाता है? वो हार जाता है। और ये सोमनाथ का मंदिर महमूद गजनवी का सबसे प्रमुख आक्रमण रहता है। और यहां से वो ऐसा कहते हैं कि लगभग, ऐसा कहा जाता है कि वो यहां से लगभग 6.5 टन, कितना? 6.5 टन सोना लेकर गया यहां से। अब सोच कर देखिए, इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है? सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसलिए क्या कहते थे? भारत को हम सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब वास्तव में ही भारत सोने की चिड़िया था भाई, लेकिन आज आप देखते हैं भारत की स्थिति क्या हो चुकी है। ठीक, तो लगभग यहां से कितना? 6.5 टन सोना लेके जा रहा है कौन? महमूद गजनवी। कहां से? सोमनाथ के मंदिर से। इस समय यहाँ का शासक, इस पूरे जो गुजरात क्षेत्र का जो है शासक, वो कौन है? वो है भीम प्रथम। लेकिन वो बेचारा इनको बचा नहीं पाता है। ठीक, चलिए, अब यहीं पर ऐसा होता है कि ये जो महमूद गजनवी है ये क्या कर देता है? ये करता है क्या कि ये भगवान शिव की जो मूर्ति है उसको भी ये क्या कर देता है? तोड़ देता है। इसलिए इसको एक उपाधि दी जाएगी, बुताकिशन की उपाधि, या फिर इसे कहते हैं मूर्ति भंजक, मूर्ति को तोड़ने वाला, या फिर बुताकिशन कहा जाता है। इनकी अभी इसकी जो उपाधियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक, इसने भारत में सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की, दूसरा गाजी की उपाधि सबसे पहले धारण की, यामीन उद्दौला की उपाधि धारण की इसने। ठीक, तो इसके बारे में भी बात करेंगे हम। तो देखिए, तो सबसे प्रमुख जो आक्रमण है वो कब है? 1025-26 में सोमनाथ का मंदिर पर होता है। ठीक, चलिए, अब अगर हम बात करें कि जैसे कि इसका सबसे जो अंतिम जो आक्रमण है वो कौन सा है? 17वां आक्रमण होता है। कौन सा? 17वां आक्रमण होता है 1027 ईस्वी में। 1027 में जो जाटों और खोखरों के विरुद्ध होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि 1027 ईस्वी में ये आगरा पे अटैक करता है। कहां पे अटैक करता है? ये आगरा पर ये अटैक कर देता है। और यहां से आगरा से अटैक करने के बाद ये वापस जा रहा होता है। ये आगरा युद्ध के बाद वापस लौटते समय जाट और खोखर जनजाति मिल जाती है इनको, और यहां से इन दोनों के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। और इस युद्ध में महमूद गजनवी की बहुत ही बुरी तरीके से हार होती है, और ये बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। और ये 1030 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि भैया भगवान शिव की मूर्ति को इसने तोड़ा, तो उनके क्रोध से इसका बचना तो नामुमकिन था ही था। ठीक है भाई, इसलिए ये बेचारा क्या हो जाता है? मारा जाता है। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं। तो नेक्स्ट अब हम बात करें कि महमूद गजनवी की जो क्या है उपलब्धियां, महमूद गजनवी की क्या है जो इसने जो भारत में जितनी भी क्या की है इसने जो उपलब्धि प्राप्त की उनके बारे में बात करते हैं।
तो भारत का पहला शासक जिसने मध्यकालीन जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, किसकी उपाधि धारण की? इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। तो पहला शासक है जो जो क्या कर रहा है? सुल्तान की उपाधि धारण कर रहा है। जो क्या कर रहा है? सुल्तान की उपाधि को धारण कर रहा है। जो क्या कर रहा है? सुल्तान की उपाधि को धारण करता है। पहला शासक होता है वो। कौन सा शासक है? ये पहला शासक है जो क्या कर रहा है? सुल्तान की उपाधि धारण कर रहा है। ठीक। दूसरा, पहला शासक है जो क्या करेगा? गाजी की उपाधि धारण, क्या करेगा? गाजी की उपाधि धारण करेगा। और पहला शासक जिसको क्या दी गई? बुताकिशन, बुताकिशन या फिर मूर्ति भंजक, इसे क्या कहते हैं? मूर्ति भंजक। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि मूर्ति भंजक या फिर बुत्ता-किशन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? महमूद गजनबी को। किसे कहते हैं? महमूद गजनबी को क्या कहते हैं? मूर्ति भंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्ति भंजक कहते हैं। ठीक। और इसने एक और उपाधि धारण की, यामीन उद दौला, यामीन उद दौला की उपाधि धारण की इसने। और अमीन उल मिल्लाह, अमीन उल मिल्लाह। अगर हम बात करें यामीन उद दौला, यामीन उल दौला, इसका अर्थ क्या है? तो ये है हमारा क्या? दक्षिण की एक शक्तिशाली भुजा, समझ लो इसको। क्या है? दक्षिण की शक्तिशाली भुजा, दक्षिण की शक्तिशाली भुजा, मतलब कि इसका ये दायां हाथ है। ये क्या है? दायां हाथ है एक तरीके से। इसकी मतलब किसका? गजनी का। क्या है? ये दायां हाथ है। कौन? महमूद गजनबी। दूसरा अगर क्या है? या अमीन उद मिल्लाह, अमीन उल मिल्लाह, इसका मतलब होता है साम्राज्य का संरक्षक, साम्राज्य का संरक्षक। क्योंकि आप जानते हैं कि इसने कितने आक्रमण किए हैं? 17 आक्रमण किया है और लूटपाट। इसलिए इसको मतलब जो गजनी वंश में, जो आपका जो यामिनी वंश है, उसमें सबसे ज्यादा जो प्रमुख जो व्यक्ति रहा है वो कौन रहा है? वो महमूद गजनबी रहा है। वो कौन रहा है? महमूद गजनबी रहा है। इसलिए वहां के लोग इसको बहुत क्या मान रहे हैं? इसको एक प्रमुख व्यक्ति मान रहे हैं। इसलिए उसको क्या दे रहे हैं? यामीन उद दौला की उपाधि दे रहे हैं उसको, और अमीन उल मिल्ला की उपाधि भी उसको दे रहे हैं। देखिए, अब सबसे पहले हम बात करें किसके बारे में? गाजी। तो गाजी की उपाधि धारण की सबसे पहले किसने? महमूद गजनबी ने धारण की। गाजी की उपाधि कौन धारण करेगा? महमूद गजनबी धारण करेगा। और आगे चलकर ही बहुत सारे शासक हैं जो इसकी उपाधि को धारण करेंगे। ठीक। दूसरा, बाबर भी ये जो है उपाधि इसको आगे चलकर धारण करेगा। तो गाजी का मतलब होता है कि अपने जो दुश्मन है हमारे, जो हमारे दुश्मन है, जो हमारे विरोधी हैं, उनका खात्मा करने वाला। मतलब कि जितने भी हमारे क्या हैं? विरोधी हैं, उन सबका क्या कर दिया जाए? खात्मा कर दिया जाए। ठीक। जैसे कि आप भी जानते हैं, आपके भी बहुत सारे क्या होंगे? बहुत सारे विरोधी होते हैं जो हमारे आस पड़ोस में रहते हैं, जो हमें ये चाहते हैं कि हम आगे ना बढ़ पाएं। वो आपकी टांग को खींचते रहते हैं। तो कृपा कर उनसे बच के रहें और उनका इलाज भी करते रहें। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट। अब अगर हम बात करते हैं कि ये पूछा जाता है कि महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाले प्रमुख इतिहासकार कौन से थे? तो चार क्या है? इतिहासकार हैं। एक उतबी है, फिरदौसी है, वैहाकी है और अलबरूनी है। उतबी है, फिरदौसी है, वैहाकी है और कौन है? अलबरूनी है। तो ये क्या होते हैं? ये हैं 4 प्रमुख इतिहासकार हैं। ये कौन है? 4 प्रमुख इतिहासकार हैं। किसके? महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाले। ठीक। अब देखो, इन चारों इतिहासकारों के द्वारा क्या लिखी गई हैं? किताबें क्या लिखी गई हैं? बुक्स लिखी गई हैं। तो इन बुक के नाम हम पढ़ लेते हैं। कौन कौन सी इन्होंने किताबें की हैं? इसने किस किस की रचना की? सबसे पहला है हमारा उतबी, फिर है हमारा फिरदौसी, फिर है वैहाकी, फिर है अलबरूनी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारा जो कौन है? उतबी है। हमारा जो कौन है? उतबी। तो उतबी ने कौन सी किताब लिखी है? जो हमारा उतबी है उसने कौन सी किताब को लिखा है? तो उतबी के बारे में यदि हम बात करें, या फिर फिरदौसी है, वैहाकी। सबसे पहले उतबी के बारे में इतना जान लें कि ये पोषण है तो ये चारों के चारों ही इसके कौन, ये किसके साथ आने वाले? महमूद गजनबी के साथ। लेकिन इसमें यह पूछा जाता है कि जो महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन? दरबारी इतिहासकार। तो महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार और निजी सचिव होता है। कौन है? निजी सचिव। एक तरीके से कौन है भैया? निजी सचिव। वो कौन है?
वो है उत्बी। वो है कौन? उत्बी। तो महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार या फिर कौन? दरबारी एक तो दरबारी इतिहासकार है और ये क्या है? निजी कौन है? निजी सचिव है। हालांकि ये सभी इसके समकालीन इतिहासकार हैं, लेकिन इसका जो प्रमुख और जो मेन जो है दरबारी इतिहासकार है वो कौन है? वो है उत्बी होता है। वो कौन होता है? वो होता है उत्बी। और इसके द्वारा जो पुस्तक जो लिखी गई है, इसके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वो कौन सी है? वो है तारीख ए तारीख ए तारीख ए यामिनी। तारीख ए यामिनी। तारीख ए यामिनी। तारीख ए यामिनी। या फिर इसका एक और नाम होता है तहकीक ए तहकीक तहकीक ए तहकीक ए यामिनी। ठीक, तो तारीख ए यामिनी कह लें इसे, या फिर हम इसे क्या कह लें? तहकीक ए यामिनी कह लें। ठीक, यामिनी के बारे में जैसे अभी हमने बात की थी कि यामिनी क्या है? यामिनी एक वंश था। यामिनी महमूद गजनबी का क्या था? वंश था। क्या था? वंश। महमूद गजनबी किस वंश से संबंध रखता था? यामिनी वंश से। किस वंश से? यामिनी वंश से। तो उत्बी के द्वारा जो बुक्स लिखी गई है उसके बारे में ये जो बुक्स जो वर्णन करती है वो किसका वर्णन करती है? वो वर्णन करती है किसका? यामिनी वंश के वर्णन करती है। ये बताती है कि महमूद गजनबी की जो उपलब्धियां रही हैं वो क्या है, और महमूद गजनबी का जो वंश रहा है वो किस तरीके से इसके वंश ने आगे चलकर कैसे कैसे काम किए उनके बारे में ये प्रावधान करती है ये किताब। ठीक, दूसरा अगर हम बात करें फिर कौन है? फिरदौसी। जो फिरदौसी है उसने किताब लिखी है सहनामा। ये भी बहुत पूछी जाती है। कौन सी किताब लिखी है? सहनामा। तो फिरदौसी ने किताब लिखी है कौन सी? सहनामा। सहनामा फिरदौसी ने किताब लिखी। इसमें क्या है? इसमें है बेटा अफगानिस्तान का महाभारत। तो फिरदौसी के द्वारा रचित पुस्तक सहनामा में क्या दिया है? अफगानिस्तान का महाभारत दिया है। क्या दिया है? अफगानिस्तान का महाभारत दिया गया है इसमें। तो अफगानिस्तान का महाभारत, और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पूर्व का होमर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? पूर्व का होमर की संज्ञा दी गई है इसको। किसको? अफगानिस्तान के महाभारत और ये जो किताब है सहनामा को। तो फिरदौसी के द्वारा एक किताब लिखी गई कौन सी? सहनामा, जिसे इसमें किसका वर्णन है? अफगानिस्तान के महाभारत का वर्णन है, और इसे क्या कहते हैं? पूर्व का होमर कहते हैं इसको। फिर है वैहाकी के द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है इसका नाम क्या भैया? तारीख ए सुबक्तगीन। तो तारीख ए सुबक्तगीन, इससे आप खुद समझ रहे होंगे कि ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये सुबक्तगीन के बारे में बात कर रही है ये किताब। किसके बारे में? सुबक्तगीन की जितनी भी क्या है जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में बात करती है तारीख ए सुबक्तगीन। तो तारीख ए सुबक्तगीन किसके द्वारा लिखी गई? वही वैहाकी के द्वारा लिखी गई है, जो किसके बारे में वर्णन करती है? सुबक्तगीन के बारे में वर्णन करती है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें अलबरूनी, ये बहुत प्रमुख है, ये बहुत ज्यादा ये पूछा भी जाता है। तो जो अलबरूनी है इसने किताब लिखी है तारीख ए हिंद या फिर तहकीक ए हिंद भी कहते हैं इसको, या तारीख ए हिंद, या फिर किताब उल हिंद। तारीख हिंद या फिर तहकीक हिंद या फिर किताब उल हिंद। तारीख हिंद या फिर तहकीक हिंद या फिर किताब उल हिंद क्या दी गई है? किताब लिखी गई। इसका आप क्या ले सकते हैं? इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखो। तो तारीख हिंद और किताब उल हिंद, इससे भी हम इतना समझ सकते हैं कि इसने ये किसके बारे में बता रहा है? ये हिंदुस्तान के बारे में ये बता रही है किताब। तो ये हिंदुस्तान के बारे में ये किसके द्वारा लिखी गई ये किताब? ये लिखी गई अलबरूनी के द्वारा, और ये बताती है कि भारत की जो इस समय की जो भारत की जो संस्कृति थी, कल्चर था, जो साम्राज्य विस्तार की जो
लोग थे, जो राजा थे, उनकी क्या क्या नीतियां थी, कैसे उनके प्रकार थे, क्या करते थे और किस तरीके से अपना अपना साम्राज्य उसको चलाते थे। भारत की मतलब की जो स्थिति रही है इस समय की, कौन सी, 9वीं शताब्दी में, 9वीं और 10वीं में, 9वीं और 10वीं सदी में जो भी इसकी क्या रही है, भारत की जो स्थिति रही है उसके बारे में ये वर्णन करते हैं कौन, तारीख हिंद नाम किताब। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे ये जो अलबरूनी है, अलबरूनी के बारे में एक प्रश्न और आता है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला, किसका, पुराण, कि पुराणों का अध्ययन करने वाला, पुराणों का अध्ययन करने वाला शासक, पुराणों का अध्ययन करने वाला शासक, पुराणों का अध्ययन करने वाला शासक कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला शासक कौन था? वो था अलबरूनी, शासक नहीं सॉरी, पुराणों का अध्ययन करने वाला सबसे पहला मुसलमान, सबसे पहला मुस्लिम जो व्यक्ति है करने वाला मुसलमान, वो कौन था? वो था अलबरूनी। कौन था? अलबरूनी। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला सबसे पहला जो मुसलमान है वो कौन है? अलबरूनी है। और इसने पुराणों की संख्या कितनी बताई? इसने पुराणों की संख्या बताई है 18। कितनी संख्या बताई भाई? 18 संख्या बताई। तो पुराणों का अध्ययन कौन कर रहा है? सबसे पहले अलबरूनी कर रहा है। कौन कर रहा है? अलबरूनी कर रहा है। और ये पुराणों की संख्या कितनी बता रहा है? 18 का बता रहा है। कितनी बता रहा है? 18 बताता है। ठीक, अब देखो इसने ये जो किताब लिखी है तारीख हिंद, ये पूछ लिया जाता है ये कौन सी भाषा में लिखी है? कौन सी भाषा में? ये तो यह अरबी भाषा में। कौन सी भाषा में है? अरबी भाषा में है। कौन सी भाषा में है? अरबी, अरबी भाषा में किताब लिखी गई तारीख हिंद। और ये जो शहनामा है, ये जो शहनामा के बारे में यदि हम बात करें तो ये जो फिरदौसी के द्वारा जो किताब लिखी गई ये कौन सी भाषा में है? ये है हमारी किस भाषा में? फारसी भाषा में। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए मतलब कि इसने ऐसे ऐसे इतिहासकार ले रखे हैं अपने दरबार में कि वो विभिन्न भाषाओं का वो क्या रखते हैं? ज्ञान रखते हैं। अब एक फारसी में लिखी जा रही है, एक अरबी में लिखी जा रही है, और एक किस में लिखी जा रही है मान लो, और एक तुर्की में लिखी जा रही है। तो सभी भाषाओं का ज्ञान करने वाले इसके पास क्या है? इतिहासकार है। ठीक, चलिए तो हमने इन चारों के बारे में पढ़ा। उतबी ने कौन सी किताब लिखी है? तारीख यामनी या फिर तहकीक यामनी किताब लिखी, जो यामनी वंश के बारे में बताती है। फिर दूसरा है हमारा कौन? फिर फिरदौसी। तो ये जो फिरदौसी है इसने कौन सी किताब लिखी? इसने लिखी है शहनामा, जिसमें अफगानिस्तान के महाभारत के बारे में वर्णन किया गया है। और इसे हम क्या कहते हैं? पूर्व का होमर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पूर्व का होमर कहा जाता है। तीसरा जो व्यक्ति है वो है हमारा कौन? बैहाकी। बैहाकी ने जो किताब लिखी है वो कौन सी लिखी है? तारीख सुबक्तगीन। तारीख सुबक्तगीन। तो इस किताब में किसके बारे में वर्णन किया गया है? सुबक्तगीन के बारे में वर्णन किया गया है। फिर एक चौथा इतिहासकार है अलबरूनी। कौन है? अलबरूनी। तो इसने किताब लिखी है तहकीक हिंद या फिर तारीख हिंद या फिर किताब उल हिंद। और ये हिंदुस्तान की स्थिति का वर्णन करती है, उस समय की स्थिति क्या थी उसका वर्णन करती है, जो किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में लिखी गई है। ठीक, दूसरा। नेक्स्ट अब आगे देखते हैं। आगे अब हम बात करें कि जो ये जो महमूद गजनवी है, महमूद गजनवी, तो इसने भारत पर कितनी, इसने देखा आपने कितने आक्रमण किए? 17 बार आक्रमण किए। इसमें अगर क्या, और इसने कौन कौन से और क्षेत्रों को इसने विजित किया है? क्या महमूद गजनवी ने मथुरा पर आक्रमण किया? कन्नौज पर आक्रमण किया? हाँ या ना भाई? किया, बिल्कुल किया। तो महमूद गजनवी ने कहां पर आक्रमण किया? मथुरा को भी। मथुरा को किसने लूटा? मथुरा हो गया, कन्नौज हो गया, इनको किसने लूटा? महमूद गजनवी ने ही लूटा है। किसने लूटा? महमूद गजनवी ने लूटा है। महमूद गजनवी ने लूटा है। मथुरा को किसी और अन्य नाम से भी उस समय जाना जाता था क्या? तो बैत, ये पूछा जाता है कि किसको? बैतहेलम, बैतहेलम के नाम से जाना जाता है। तो बैतहेलम के नाम से किसे जाना जाता है? मथुरा को जाना जाता है। किसे जाना जाता है भाई? मथुरा को बैतहेलम के नाम से जाना जाता है। ये याद रखना, किसके नाम से? बैतहेलम के नाम से मथुरा को जाना जाता है। बस ठीक है भाई। चलिए अब इसके बारे में और भी कोई जानकारी क्या? नहीं। चलिए तो पहला आक्रमण जैसे कि हमने अभी बात की थी, कब? 1001 ईस्वी में किया इसने। 1001 ईस्वी में किसके?
जयपाल के विरुद्ध। किसके विरुद्ध किया? जयपाल के। और अंतिम जो आक्रमण जो हो रहा है, अंतिम जो है आक्रमण, वो कहां पे हो रहा है? आगरा पर हो रहा है। आगरा के पास एक जगह पड़ती है भेरा। कौन सी जगह है? भेरा। तो भेरा पे होता है और यहां से ये वापस लौट रहा होता है। यहां से क्या हो रहा होता है? ये वापस लौटते समय इसकी मुलाकात होती है किनसे? जाटों से। लौटते समय किससे मुलाकात हो रही है? जाटों से हो जाती है। जाट और खोखर जनजाति, जाट और खोखर जनजाति, इससे इसकी मुलाकात होती है और यहां पर इनसे क्या होता है? युद्ध होता है। और इस युद्ध में और इस अभियान में क्या हो जाता है? महमूद गजनबी बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है और बहुत बुरी तरीके से ये परास्त हो जाता है। इस कारण इसकी 1030 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। महमूद गजनबी का जन्म जैसे देखें तो हम 971 ईस्वी में हुआ था। 971 एडी में इसका जन्म होता है और मृत्यु कब हो जाती है? 1030 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। ठीक, चलिए, तो लगभग ये कितना जी गया? 59 ईयर्स। कितना? 59 वर्ष की एज में इसकी क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है भाई, चलिए, तो हमने किसके बाद दूसरा एक और देख लेंगे हम। एक क्वेश्चन और आता है कि एक ऐसे कौन से शासक थे जिसको महमूद गजनबी कभी भी जब तक मरा तब तक वो उनको हरा नहीं पाया? एक ऐसे कौन से शासक थे जिनको महमूद गजनबी हरा नहीं पाया? तो उनके बारे में जान लेते। कौन थे भैया? कन्नौज के शासक होते हैं, कन्नौज साइड के होते हैं विद्याधर। ठीक है भाई, तो ये जो विद्याधर हैं, ये जो विद्याधर जी हैं, इनको महमूद गजनबी कभी नहीं हरा पाया। तो ये पूछा जाता है कि ऐसे कौन से शासक थे मध्यकालीन भारत में कि जिनको महमूद गजनबी ने कभी भी परास्त नहीं किया, जो महमूद गजनबी से कभी भी नहीं हारे। तो वो कौन थे? एकमात्र शासक हैं, वो हैं विद्याधर। कौन होते हैं वो? विद्याधर जी वो शासक हैं। ठीक, चलिए आगे। तो हमने किसके बारे में बात की आज? हमने एक लुटेरे के बारे में बात करी जिसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया और भारत को बहुत बुरी तरीके से इसने क्या कर लिया? इसको लूट लिया। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं। दूसरा, अब इसके बाद हम बात करें, आपको जैसे कि ये पता ही है कि हमारा जो ये बैच लॉन्च हो चुका है, उत्तर प्रदेश री एग्जाम के लिए हम बैच स्टार्ट कर दिया हमने 2.0। ठीक, जिसमें आपको 4 घंटे की डेली आपको क्लासेस मिलती हैं, 20 आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं। ठीक है भाई, और कंप्लीट आपको क्या मिलेंगे? नोट्स मिलेंगे आपको, सॉफ्ट कॉपी और आपको हार्ड कॉपी दोनों मिलेगी। इसके लिए आपको कोई भी अगर आपकी क्या है क्वेरी है तो आप इसमें 94584855 और 62 पर हमें क्या कर सकते हैं? कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए हम एक ऑनलाइन बैच भी हमने स्टार्ट किया है, जैसे कि ये भी क्या है? प्रयास बैच 2.0, जो कि मात्र 399 में था। कब तक? 5 मार्च तक था। लेकिन अब ये कितने में मिलेगा आपको? 599 रुपए में मिलने वाला है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस होंगी सभी, और इसमें रिकॉर्ड क्लासेस भी होंगे, और इसमें 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, और 20 आपको ऑफलाइन मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे हमारे सेंटर पर। और इसमें डाउट सेशन अलग होगा, क्लास के नोट्स और PDF वो सब आपको मिलेंगे। ठीक है भाई, तो हमसे अब ये जो क्लासेस है ये आपकी लगातार चलेंगी। 2 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, और ये क्लासेस आपकी जितने भी महत्वपूर्ण अभी जो आपके एग्जाम लगे हुए उन सभी जितने भी जो आपके हैं एग्जाम, उन सभी के एग्जाम को दृष्टि से अगर हम देखें तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो इसलिए अपनी एक सीट को पक्का करने के लिए हमसे जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद। चलिए, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में कल। ठीक है भाई, चलिए।